Good evening, students. So, this is our lecture number 36 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. अपने आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 54 से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 53 तक कवर कर लिया था. सेक्शन 52 तक कवर कर लिया था. इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 54, 53 एंड 53A को कवर करेंगे. ठीक है. ये थोड़े से बड़े हैं तो इनको एक अलग लेक्चर में ही हम कंप्लीट करें तो ज़्यादा बेहतर है. नहीं तो फिर साथ में अगर बाकी सेक्शंस के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है आपको समझने में. तो इनको अलग से आप समझ लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है. ठीक है. तो हम लोग पहले सेक्शन 54 को पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर दैट विल मूव टू सेक्शन 53 एंड 53. ये तीनों के तीनों सेक्शंस ना आपस में कनेक्टेड हैं. थोड़े सिमिलर लगते हैं कि मतलब ये तीनों सेक्शंस जो हैं इनका सेम पर्पस है, तो मतलब क्या है इनमें डिफरेंस क्या है, तो मैं डिफरेंस आपको समझाऊंगा इस लेक्चर में. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 54. इट सेज एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर. एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर. जो पॉइंट आपको सेक्शन 54 में नोट करने वाला है ये है कि इट इज अ जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन. ठीक है. समझाता हूं मैं इसका मतलब क्या है. ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने बैरक में कहीं पे. इट्स अ जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद सबसेक्शन 1. इट सेज व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड he shall be examined by a medical officer in the service of central or state government, and in case the medical officer is not available, by a registered medical practitioner soon after the arrest is made. दोबारा पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है. It says when any person is arrested, he shall be examined by a medical officer in the service of central or state government, and in case the medical officer is not available, by a registered medical practitioner soon after the arrest is made. अगर आप ध्यान दें इस प्रोविजन पे तो द टर्म soon has been used here. इसका मतलब क्या है. जल्दी से जल्दी क्या कि सपोज आपने किसी इंसान को अरेस्ट किया. द अरेस्ट हैज़ बिन मेड. तो जितना जल्दी हो सके आपको उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पड़ेगा. एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन विल ईदर बी कंडक्टेड बाई अ मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है. जैसे मैं बता दूं यहाँ पे क्या है इसका मतलब. जैसे होता नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रन करता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको रन करता है. मतलब दोनों के अपने अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं. तो जो भी उसका डेजिग्नेटेड मेडिकल ऑफिसर है ही विल कंडक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टी. और इफ देयर इज अ केस जहाँ पर कोई ऐसा मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज नॉट प्रेजेंट, देन द एग्जामिनेशन विल बी मेड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो जो पहली चीज आपके समझने की है वो ये है कि टॉक्स अबाउट जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन. इसका मतलब ये है कि जब भी आप अरेस्ट करेंगे, ठीक है, जब भी आप अरेस्ट करेंगे सो इट इज अ मैटर ऑफ राइट. इट इज अ मैटर ऑफ राइट ऑफ द अरेस्टी that he should be medically examined by a medical officer. ठीक है. मैं इस पे केस लॉ आपको लिखवा दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए. ठीक है. ये आपका सेक्शन 54 के अंदर एक केस लॉ है, इसको लिख लीजिए. ये था आपका शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. इट वाज 1983 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था SC हेल्ड दैट मेडिकल एग्जामिनेशन of the accused
of the accused is a matter of right. Is a matter of right. समझाता हूँ इसमें कहना क्या चाहता है। बेसिकली होता क्या है, अब देखिए आपने अरेस्ट किया, जो अरेस्ट का प्रोसीजर है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 46, दैट इज अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, अरेस्ट कैसे किया जाएगा वो मैंने आपको पढ़ाया था कि यू हैव टू एक्चुअली टच द बॉडी ऑफ द पर्सन हु इज़ टू बी अरेस्टेड। ठीक है, अगर वो ओरल इंटिमिडेशन पे चुपचाप कस्टडी में आ जाता है देन इट्स फाइन, बट अगर वो ओरल इंटिमिडेशन पे नहीं आता है तो यू हैव टू एक्चुअली टच द पर्सन इन ऑर्डर टू कन्फाइन हिम इन टू द कस्टडी। ठीक है, ये आपको याद है। तो अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो अरेस्ट करने के तुरंत बाद आपको उसका एक जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। अब ये जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का पर्पस क्या होता है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन? ठीक है, इसका पर्पस क्या है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का? मतलब क्यों हम जो अरेस्टी है उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं? क्यों हम मतलब सरकार के ऊपर इतना बोझ डालें कि मतलब अरेस्टी का मेडिकल एग्जामिनेशन करके जो भी मतलब चार्जेस जो है, जो पैसे उनके ऊपर इंकर्ड हो रहे हैं, वो हम लोग खर्चे क्यों करवाएं? देखिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट ऑफ द अरेस्टी टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर और बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इफ द मेडिकल ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट। वाई इट इज़ अ राइट? देखो, अरेस्ट करने के बाद देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि जो अरेस्टी है उसके ऊपर कुछ इंजरीज इंकर्ड किए गए हों बाय द पुलिस ऑफिसर। मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अगर अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको रीजनेबल फोर्स यूज करना है अरेस्ट करने के लिए। आप अनरीजनेबल फोर्स का यूज नहीं कर सकते। आपको याद होगा सेक्शन 49 जो आपका था, ठीक है, सेक्शन 49 आपको याद है ना, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या था? ये सारी बातें किस तरफ इंडिकेट करती हैं? ये सारी बातें इसी तरफ इंडिकेट करती हैं कि आपको अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है और उसको कस्टडी में रखना है, तो इन द मीन टाइम अगर आप किसी प्रकार का भी फोर्स यूज़ कर रहे हो तो वो रीजनेबल होना चाहिए। अब सपोज अरेस्ट करने के लिए जो बंदा है उसको ओरल इंटिमिडेशन दिया गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि तुम चुपचाप कस्टडी में आ जाओ। वो कहा ठीक है मालिक, आपने कहा मैं आ जा रहा हूँ। अब ये उसने बोल दिया, मतलब जो बंदा एक्यूज्ड है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसने बोला कि ठीक है, मैं चुपचाप ओरल इंटिमिडेशन पे ही आपकी कस्टडी में आ जा रहा हूँ। इसके बावजूद पुलिस ऑफिसर क्या करता है? अपना गन निकालता है तो गोली मार देता है, या फिर अपना लाठी निकालता है और लाठी उसको मारने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो अरेस्टी है उसके ऊपर कुछ इंजरीज आएंगी, ठीक है, उसको कुछ चोटें लगेंगी। तो यहाँ पर सेक्शन 54 के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करके हम ये पता लगाएंगे कि मतलब पुलिस ऑफिसर ने अगर अरेस्ट किया है और उसको कुछ टाइम के लिए कस्टडी में रखा है, तो उस टाइम पीरियड के बीच में उसने किसी भी प्रकार का अनरीजनेबल या फिर अननेसेसरी फोर्स यूज़ किया उसके ऊपर, ठीक है, जिससे उसको इंजरीज कॉज हुई हैं। ठीक है, तो सेक्शन 54 जो है ये बेसिकली अरेस्टी को एक राइट देता है। ठीक है, राइट देता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का पर्पस जो है वो ये है ताकि पता लगाया जा सके कि पुलिस ऑफिसर ने कोई अनरीजनेबल या फिर अननेसेसरी फोर्स यूज़ करके उसके ऊपर कोई इंजरी तो नहीं कॉज की है, उसको हार्म तो नहीं पहुंचाया है। अब एक तो ये रीज़न हो गया, एक तो ये पर्पस हो गया। जो दूसरा इसका पर्पस है वो ये है कि सपोज बाद में, ठीक है, बाद में अरेस्टी ये क्लेम करे कि मैं जब कस्टडी में था पुलिस ऑफिसर के तो मेरे को बहुत मारा पीटा गया था। ठीक है, मतलब मेरे को मतलब हो सकता है कि फॉर जिस रीज़न की वजह से उसको अरेस्ट किया गया है उस रीज़न की वजह से उसको काफ़ी सारी चोटें आई और पुलिस ने उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फोर्स यूज़ ना किया हो, बट बाद में वो क्लेम करने लग जाए कि नहीं मैं जब कस्टडी में था मेरे को बहुत मारा पीटा गया था, मेरे को बहुत परेशान किया गया था, मुझे धमकियाँ दी गई थी, लाठी से मारा गया था। ये सब जो क्लेम वो कर सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो ऐसे क्लेम भी वो ना कर पाए, ठीक है, तो पहले ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लो और पता लगा लो कि उसकी बॉडीज़ में किसी भी प्रकार की इंजरीज़ हैं कि नहीं है। अब अगर वो इंजरीज़ मतलब एकदम फ्रेश इंजरीज़ हैं तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि पुलिस ऑफिसर ने किसी प्रकार का अनरीजनेबल फोर्स यूज़ किया है। और अगर वो फ्रेश इंजरीज़ नहीं है तो बाद में वो बंदा क्लेम नहीं कर पाएगा कि पुलिस ऑफिसर ने मुझे किसी भी तरीके से परेशान किया है। फिर से पढ़ते हैं इसको।
इट सेज व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी, देखिए इट इज़ ए मैंडेटरी प्रोविजन, ध्यान रखिएगा ये मैंडेटरी है कि अगर आप किसी भी इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ही पड़ेगा. ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट and in case the medical officer is not available by a registered medical practitioner soon after the arrest is made. ठीक है. अब यहाँ पर एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि यार ये मेडिकल ऑफिसर एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में डिफरेंस क्या है. देखिए कोई डिफरेंस नहीं है. मेडिकल ऑफिसर हम उसे कहते हैं जो कि डॉक्टर होते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. ठीक है. इधर द हॉस्पिटल इज रन बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, इज रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जो होते हैं, जो वहाँ पे अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेडिकल ऑफिसर्स. और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? कोई भी डॉक्टर. ठीक है. कोई भी डॉक्टर, इट कैन बी अ प्राइवेट डॉक्टर. ठीक है. और समवन प्रैक्टिसिंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ठीक है. तो यहां पर डिफरेंस आपको समझ में आ गया मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बीच में. तो अगर इसको एक पाई चार्ट के हिसाब से समझा जाए तो जो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है, ये अम्ब्रेला टर्म है और इसी के अंदर आपका मेडिकल ऑफिसर फॉल करता है. मतलब जितने भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं. अच्छा, सबसेक्शन 1 में एक चीज़ जो और आपको गौर करनी है वो ये है कि आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को उस ही टाइम पे अप्रोच करेंगे इफ द मेडिकल ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट. मतलब कि पहले आपको जो अरेस्टी है उसको किसी गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में लेके जाना है और वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है उसके थ्रू उसका एग्जामिनेशन करवाना है. बट अब यहाँ पे तो ये अरेस्टी का राइट है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना ही होना है. तो अब सपोज ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि कोई गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल आपके आसपास है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास उसको ले जाओगे ताकि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सके, बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ राइट बाय वर्च्यू ऑफ शीला बरसे केस. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया. फिर से पढ़ते सबसेक्शन 1 क्या कहता है. इट सेज व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी, इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन, एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल ऑफिसर. मेडिकल ऑफिसर का मतलब क्या है? समवन हु इज प्रैक्टिसिंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ठीक है. कोई डॉक्टर है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता है इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड इन केस द मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड. देखिए द टर्म सून हैज बीन यूज्ड, मतलब एक रीजनेबल टाइम में जितना जल्दी हो सके आपको उस इंसान का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है. अब प्रोवाइजो पे आते हैं. किस प्रकार का इंटरप्रिटेशन हम देते हैं प्रोवाइजो को? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, स्ट्रिक्ट या फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज अ फीमेल. अब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है. ठीक है. द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन of a female medical officer and in case the female medical officer is not available by a female registered medical practitioner. ठीक है. अब जो अरेस्टी है वो एक फीमेल है, एक औरत है, एक लड़की है. अब आप उसको एक गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में लेके गए. अब जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है वहाँ पर जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं वो सारे के सारे मेल हैं. तो उस केस में आप क्या करेंगे? अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट हैं देन इट्स फाइन. ठीक है. जो फीमेल मेडिकल ऑफिसर होंगी वो उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेंगी. बट सपोज आप किसी ऐसे गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में उसको लेके गए जहाँ पर सारे के सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो मेल्स हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप जो फीमेल अरेस्टी है उसको किसी फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेके जाएंगे. ठीक है. ये अगेन एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर द वुमेन्स. ठीक है. और आपको याद है ना, स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर, मतलब गवर्नमेंट कहाँ से पावर डिराइव करती है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर है आपको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 पे. द मेडिकल ऑफिसर और ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन शैल प्रिपेयर
द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन मेंशनिंग देयर इन, देखिए मेंशनिंग देयर इन any injuries or marks of violence upon the person arrested and the approximate time when such injuries or marks may have been inflicted. अब यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन करने का पर्पस क्या है? ताकि हम ये पता लगा सकें कि किसी भी प्रकार का इंजरी इन्फ्लिक्ट किया गया है कि नहीं किया गया अरेस्टी के ऊपर, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का वायलेंस कंडक्ट किया गया कि नहीं किया गया अरेस्टी के ऊपर, और अगर किया गया है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो जो इंजरी या फिर जो भी वायलेंस है जो उसके ऊपर किया गया है, जिसकी वजह से कुछ मार्क्स उसके ऊपर रह गए हैं, वो मार्क्स कितने पुराने हैं। अब अगर वो एकदम फ्रेश मार्क्स हैं तो ये किस तरफ इंडिकेट करेंगे कि पुलिस ऑफिसर ने किसी अनरीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल किया है उसको इंजर करने के लिए, जो अरेस्टी है उसको इंजर करने के लिए। अब सपोज अगर बहुत पुराना मार्क है, मतलब 1-1.5 महीने पहले अरेस्टी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, तो वो उस मार्क को लेके ये क्लेम ना कर पाए कि पुलिस ऑफिसर ने मेरे अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का अनरीजनेबल वायलेंस किया था या फिर अनरीजनेबल फोर्स यूज़ किया था। क्लियर है? ये भी इतना कोई इसमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द मेडिकल ऑफिसर और ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन शैल प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अगेन मैंडेटरी बाय द वे, शैल प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन। क्यों? जो भी उसने एग्जामिनेशन किया है उसकी एक इसको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ये रिपोर्ट क्यों बनाया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। इस रिपोर्ट को बनाने का जो पर्पस है, इट इज़ अगेन रिलेटेड टू सेक्शन 167, दैट इज व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी completed within 24 आवर्स। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर ने 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया, चार्जशीट 24 घंटे में सबमिट नहीं हुई। अब पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं चाहता हूं कि जो ये 24 घंटे का टाइम पीरियड मुझे मिला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो मैं नहीं कर पाया इस टाइम पीरियड में, अब मैं चाहता हूं कि जो अरेस्टी है उसकी कस्टडी को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन 167 के अंदर आप अरेस्टी को मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं और फिर मजिस्ट्रेट जो होता है वो जो भी केस डायरी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको पेरूज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। एंड देन आफ्टर दैट दे विल ईदर ग्रांट द कस्टडी और दे में रिजेक्ट द कस्टडी। यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन होता है कि ही कैन ईदर ग्रांट द कस्टडी और रिजेक्ट द सेम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो मतलब ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है सेक्शन 54 के अंदर, जो उसकी रिपोर्ट है वो भी मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और जो वो रिपोर्ट है उस पर मजिस्ट्रेट मतलब रिलाय करके कस्टडी को इंक्रीज़ कर भी सकते हैं, कस्टडी दे भी सकते हैं पुलिस ऑफिसर को, या फिर अगर उनको लगता है कि ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है उसमें ये इस तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर ने बहुत वायलेंस कंडक्ट किया है, बहुत इंजरीज कॉज की है अरेस्टी के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे कस्टडी को। क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3, where an examination is made under subsection 1, a copy of the report of such examination shall be, again it's a mandatory provision, shall be furnished by the medical officer or registered medical practitioner as the case may be to the arrested person or the person nominated by such arrested person। ठीक है, जो अरेस्टी है, अगेन सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट अ राइट ऑफ द अरेस्टी। यहाँ पर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अरेस्टी का ये राइट है कि जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंक्लूड हो जाए तो जो भी रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनर ने बनाई है उसकी एक कॉपी उसको अरेस्टेड पर्सन को देनी पड़ेगी, या फिर अगर अरेस्टेड पर्सन उसको रिसीव नहीं कर रहा है तो किसी भी ऐसे इंसान को देनी पड़ेगी जिसको अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया हो। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 50A सबसेक्शन 2, ठीक है, अगर आप इसको रेफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट है कि वो किसी नॉमिनेटेड पर्सन को, मतलब किसी पर्सन को इन्फॉर्म करे कि मेरे को अरेस्ट कर लिया गया है। तो जिस पर्सन को इन्फॉर्म किया जा रहा है बाय द अरेस्टी कि मुझे अरेस्ट किया गया है, उसको जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है वो उसकी कॉपी भेजी जा सकती है। ठीक है, अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ राइट ऑफ द अरेस्टी, कि उसके पास ये राइट है कि मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी या तो उसको दिया जाए या फिर किसी नॉमिनेटेड पर्सन को दिया जाए, जो कि नॉमिनेशन जो है वो सेक्शन 58
सॉरी सेक्शन 50A सबसेक्शन 2 के अंदर किया जाता है। क्लियर है? सेक्शन 54 ये केस लॉ लिख लीजिएगा, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है अंडर सेक्शन 54 इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट ऑफ द एक्यूज्ड कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए सून आफ्टर द अरेस्ट हैज़ बीन मेड। अब बढ़ते हैं सेक्शन 53 की तरफ। इट सेज एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब देखिए, जो आपका सेक्शन 54 है, ठीक है, जो आपका सेक्शन 54 है ये बात करता है जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन की। इसको करने का पर्पस क्या होता है? ताकि पता लग सके कि अरेस्ट करने के बाद किसी भी प्रकार की इंजरी तो नहीं कॉज की गई है ना अरेस्टी के ऊपर, ठीक है। ये जनरल है, मतलब ये तो करना ही करना है, जब भी अरेस्ट होगा ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ही होगा। अब जो आपका सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53A है, इट टॉक्स अबाउट द मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको कंडक्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस, ठीक है। यहां पर जो 53 एंड 53A के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ये किया जाता है ताकि किसी प्रकार का अगर एविडेंस पुलिस ऑफिसर को कलेक्ट करना है जो कि उसकी बॉडी से मिल सकता है, ठीक है, तो उसके लिए वो किसी मेडिकल ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करिए, ताकि हम किसी प्रकार का जो भी एविडेंस है जो उसकी बॉडी से कलेक्ट किया जा सकता है उसको कलेक्ट कर पाएँ। अब जैसे ये किस केस में होता है, सपोज एसिड अटैक का केस है, ठीक है, किसी लड़के ने, सपोज ए है, उसने बी के ऊपर एसिड अटैक कर दिया, लड़का था, बी के ऊपर एसिड अटैक कर दिया बिकॉज बी जो थी वो शादी के लिए नहीं मान रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो एसिड होता है वो कई बार ए के हाथ पे गिर जाता है, ठीक है। एसिड फेंकते हुए थोड़ा थोड़ा एसिड होता है ना, फैल जाता है, वो हाथ पे गिर जाता है। मैंने किया नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो डू नॉट प्रिज्यूम कि मैंने किया है, ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, तो उसके हाथ पे गिर जाता है। तो जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन है जो 53 के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, उससे ये चीज़ एसर्टेन किया जा सकता है कि जो एसिड उसके ऊपर गिरा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर एसिड के मार्क्स उसके हाथ पे हैं तो इससे तो हम पता लगा सकते हैं ना कि इसी बंदे ने एसिड अटैक किया है। क्लियर है आपको? आइए आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज पे जाते हैं सेक्शन 53 के। इट सेज एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगेन 54 इज अ जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन, बट 53 का जो एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट करवाया जाता है जब पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करे। तो इसमें कहता है व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner acting at the request of a police officer not below the rank of sub-inspector and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence as to use such force as is reasonably necessary for that purpose। थोड़ा बड़ा सब सेक्शन है लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, अरेस्ट क्यों किया गया है? इस ग्राउंड पे किया गया है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और जो वो ऑफेंस है वो इस नेचर का है, ठीक है, वो इस नेचर का है या फिर इस ऐसे सर्कमस्टेंस में उसे कमिट किया गया कि उसको मतलब अगर देखा जाए तो प्राइमा फेसाई ऐसा लग जाता है कि अगर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए तो कुछ एविडेंस निकल के बाहर आ सकता है। देखिए यहाँ लिखा है दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस। मतलब पुलिस ऑफिसर को ये चीज़ लगता है कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने से कुछ एविडेंस बाहर निकल सकता है, ठीक है, जैसे एसिड अटैक हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं कि और भी कुछ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने किसी बंदे को शॉट कर दिया, मान लीजिए ए ने बी को गोली मार दी, ठीक है, तो क्या होता है ना, गोली मारने के बाद ना गन पाउडर रह जाता है हाथ के ऊपर, तो अब वो गोली किसने चलाई है ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो ए है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जो गन पाउडर उसके हाथ पे होगा उसको निकाला जाएगा एक स्वॉब के थ्रू,
और फिर मतलब उसको एग्जामिन किया जाएगा कि मतलब जो गोली लगी है उस बंदे को वो उसी गन से निकली है कि नहीं जो ए के पास थी, ठीक है। तो ये होता है मतलब ऐसे केसेस में जहाँ पे एविडेंस आप कलेक्ट कर सकें। For believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner acting, देखिए acting at the request of a police officer. So this signifies towards this कि जो सेक्शन 53 का मेडिकल एग्जामिनेशन है ये पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे किया जाता है, लेकिन जो सेक्शन 54 का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किसी की रिक्वेस्ट पे नहीं किया जा रहा है। वो अरेस्टी का राइट है कि उसको मेडिकली एग्जामिन किया जाए, ताकि अगर पुलिस ने किसी भी प्रकार का अननेसेसरी या फिर अनरीजनेबल फोर्स यूज़ किया है तो उसका पता लग पाए, ठीक है। नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as is reasonably necessary for that purpose. अब जो यहाँ पर लास्ट में ये टर्म यूज़ हुआ है and to use such force as is reasonably necessary for that purpose, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। अब सपोज पुलिस ऑफिसर ने ये रिक्वेस्ट किया मेडिकल ऑफिसर को या फिर किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि जो अरेस्टी है इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। क्यों करवाया जाए? ताकि पता लग सके कि इसकी बॉडी से हम कुछ एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब होता क्या है कि जो बंदा अरेस्टी है जब उसको एग्जामिन किया जाता है वो हाथ पैर चलाने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है मैं नहीं करवाऊंगा अपना मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को अलाउ किया गया है, इनेबल किया गया है कि आप रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हैं, इनेबल टू यूज़ रीजनेबल फोर्स, ताकि जो अरेस्टी है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपरली किया जा सके, ठीक है। जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको प्रॉपरली कंडक्ट किया जा सके। अब जैसे क्या रीजनेबल फोर्स हो सकता है? अब सपोज वो बंदे को हॉस्पिटल में बेड पे लेटाया गया है, अब वो हाथ पैर चला रहा है, डॉक्टर आ रहा है तो उसको मुक्का मारने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? स्ट्रैप्स नहीं होते हैं वो बेड पे जो पागलों को बांध दिया जाता है, तो वो स्ट्रैप उसके ऊपर लगा दें ताकि वो अपने हाथ पैर ना चला पाए और आसानी से उसके मेडिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाथ पैर चला रहा है तो उसके हाथ पे गोली मार दिया जाए और पैर पे गोली मार दिया जाए, खेल ही खत्म, अपना हाथ चलेगा ना पैर चलेगा, ये मतलब नहीं है। रीजनेबल फोर्स आपको यूज़ करना है। जो आपका चैप्टर 5 है CRPC का जो अरेस्ट से डील करता है, यहाँ पर बेसिकली अरेस्टी के राइट्स को इंश्राइन किया गया है, ठीक है। हमने ये बता दिया कि आप अरेस्ट कब कर सकते हो, आप अरेस्ट कैसे कर सकते हो, बट हम ये भी बता रहे हैं कि अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर अरेस्टी के राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है। आप अनरीजनेबल या फिर अननेसेसरी फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे अरेस्ट करने के बाद, क्योंकि ये उसका राइट है, अभी वो अरेस्टी है, खाली वो कन्विक्ट थोड़ी हुआ है, ये सब सोचिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So it says when a person is arrested on a charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds से पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने से कुछ एविडेंसेस बाहर निकल के आ सकते हैं। For believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner acting at the request of a police officer not below the rank of सब इंस्पेक्टर, ठीक है। जो पुलिस ऑफिसर की रैंक है, जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अंडर सेक्शन 53, वो सब इंस्पेक्टर कर सकते हैं या फिर उनसे ऊपर के रैंक वाले पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं, लेकिन उनसे नीचे नहीं कर सकते। मतलब कांस्टेबल जाके नहीं कह सकता है किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि ये जो अरेस्टी है इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करो, ठीक है। एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एज इज रीजनेबली नेसेसरी इन ऑर्डर टू एसर्टेन द फैक्ट्स which may afford such evidence and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। ये भी आपको क्लियर हो गया ना? Force as is reasonably necessary for that purpose। अब यहाँ पर लिखा and for any person acting in good faith in his aid and under his direction। मतलब कोई भी इंसान जो है उससे आप मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हो। अगर आपके पास एक मेडिकल ऑफिसर नहीं है या फिर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी नहीं है तो आप किसी भी इंसान से करवा दो जो बोनाफाइड मैनर में, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है?
एक्टिंग इन गुड फेथ। ठीक है, इसको डालने का रीजनिंग क्या है? इसको डालने का रीजनिंग आपका ये है कि किसी भी इंसान से करवा लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ एविडेंसेस जो होते हैं ना वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद गायब हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई मतलब जो अरेस्टी है उसने किसी वुमेन को एक ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है, उसके लिए उसने उस वुमेन को काट लिया, दांत से काट लिया, ठीक है। तो जो दांत में जो भी मतलब सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं वो 2-3 दिन के टाइम पीरियड में ही किया जा सकता है। अब सपोज उस 2-3 दिन के टाइम पीरियड में ना कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ना कोई मेडिकल ऑफिसर है, तो आप किसी भी इंसान से करवा लो, क्योंकि वो एविडेंस को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इस एविडेंस को यूज़ भी किया जा सकता है बाय द प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 पे आते हैं। Whenever the person of a female is to be examined under this section, देखिए यहाँ पे जो द टर्म पर्सन हैज़ बीन यूज्ड है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है पर्सन, ये पर्सन का आपका मतलब होता है बॉडी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको अगर आप ऐसे पढ़ें, whenever the body of a female is to be examined under this section, the examination shall be made only by, only, देखिए अगेन इट इज ए मैंडेटरी प्रोविजन, वेलफेयर प्रोविजन है वुमेन के लिए। ठीक है, और वेलफेयर प्रोविजन बनाने की पावर कहाँ से स्टेट डिराइव करता है? अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3। ठीक है, द एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहाँ पे सिंपली यही कह रहा है कि अगर किसी फीमेल पर्सन के बॉडी को एग्जामिन करना है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 53, तो द एग्जामिनेशन शैल ओनली बी मेड, ठीक है, बाय अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, या फिर उसके सुपरविजन में। क्लियर है आपको? एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 53A एंड 54, देखिए जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है सेक्शन 53 का, इट विल बी अप्लाइड ऑन सेक्शन 53A एंड सेक्शन 54 बोथ। Examination shall include the examination of blood, blood stains, semen, swabs, in case of sexual offences, sputum and sweat, hair samples and fingernail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case। ये बस पढ़ लीजिएगा आप, इसमें इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं। एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या कर सकते हैं? ब्लड सैंपल्स ले सकते हैं, कोई ब्लड स्टेन है उसके बॉडी के ऊपर तो उसको कलेक्ट करके उसका एग्जामिनेशन किया जाए। ठीक है, स्वॉब्स का यूज़ किया जाए इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब जो मतलब जो होता नहीं, मतलब कुछ मार्क्स रह जाते हैं शरीर के ऊपर और बॉडी के ऊपर, जिनको स्वॉब के थ्रू कलेक्ट करके पता लगाया जा सके कि इसी बंदे ने वो पेनिट्रेशन किया है कि नहीं रेप में। तो यही सब चीज़ें एग्जामिनेशन में कवर होती हैं। बी पे आते हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेसेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन। ये आप याद रख लीजिएगा, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। Who possesses any medical qualification as defined in clause H of section 2 of the Indian Medical Council Act 1956 and whose name has been entered in the state medical register। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। कौन होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर? जिसके पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है, जिसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। क्लियर है आपको यहाँ तक? सेक्शन 53 क्लियर हो गया ना? 53 में क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, और 54 क्या है? इट्स अ जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब आते हैं 53A पे। मैंने 53 के अंदर एक बार भी रेप का मेंशन नहीं किया था। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा था कि यहाँ पर जो है मतलब कि रेप अगर कमिट किया है किसी बंदे ने, जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ऑफिसर ने, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करो, क्योंकि रेप से रिलेटेड जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो एक्सक्लूसिवली कवर्ड है अंडर सेक्शन 53A। ठीक है, ठीक है, आइए पढ़ते हैं सेक्शन 53A क्या बोलता है ये। इट सेज एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। सबसेक्शन 1, when a person is arrested on a charge of committing an offense of rape or an attempt to commit rape and there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford, again देखिए यहाँ पे the term person has been used, इसका मतलब क्या है? body। ठीक है, examination of his body will afford evidence as to the commission of such offense, it shall, देखिए again it is mandatory, shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority, and in the absence of such a practitioner
विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर्स, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस where the offence has been committed, from the place where the offence has been committed by any other registered medical practitioner acting at the request of a police officer not below the rank of sub inspector, and for any person acting in good faith in his aid and his direction to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose. 53A क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया इस चार्ज पे, इस एक्यूजेशन पे कि उसने रेप का ऑफेंस कमिट किया है, या तो उसने रेप का ऑफेंस कमिट किया या फिर उसने अटेम्प्ट टू कमिट रेप का ऑफेंस कमिट किया है, और यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के कि अगर इस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए जिसने रेप कमिट किया, जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगा है कि इसने रेप कमिट किया है, तो उसके मेडिकल एग्जामिनेशन से कुछ एविडेंसेस बाहर निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है, जो कि मतलब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है, इधर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर, अगर मान लीजिए वो जो मेडिकल ऑफिसर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, ठीक है, वो एब्सेंट है, मतलब ऐसा कोई भी आसपास में हॉस्पिटल नहीं है जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, तो उसके एब्सेंस में क्या होगा, उसके एब्सेंस में बाय सच अ प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अब यहां पर 16 किलोमीटर्स को डालने का रीजनिंग क्या है, देखिए जो रीजनिंग है वो ये है कि सपोज अगर कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर मेडिकल ऑफिसर, मतलब जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में जिससे आपको एग्जामिनेशन करवाना था वो नहीं है, अब आपको उस रेप जिस बंदे ने कमिट किया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है। अब खुद ही कॉमन सेंस लगाइए, 16 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर आपके पास कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उसके पास ले जाके आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाइए। अब सोचिए अगर ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा होता, सपोज ये अगर 100 किलोमीटर होता, ठीक है, तो इस केस में क्या होता, इस केस में ये होता कि इतना बड़ा डिस्टेंस अगर पुलिस ऑफिसर को ट्रैवल करना पड़े तो वहाँ पर देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि इस टाइम पीरियड के बीच में जो एविडेंसेस वो कलेक्ट कर सकते थे वो एविडेंसेस वो कलेक्ट ही ना कर पाएँ। मैंने आपको बताया ना जो ये सब क्राइम्स होते हैं, रेप के हो गए और भी कई सारे जो क्राइम्स होते हैं, वहाँ पर अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड को क्रॉस कर जाएंगे तो जो एविडेंसेस आप कलेक्ट कर सकते थे वो आप नहीं कर पाएंगे। अब सपोज किसी बंदे ने रेप किया है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन आप 1 साल के बाद करवाते हैं, ठीक है, अब 1 साल के बाद आप किस प्रकार के एविडेंस कलेक्ट कर पाएंगे, कॉमन सेंस यूज़ करिए। तो जो 16 किलोमीटर का दायरा है वो इसी चीज़ को मतलब कंक्लूसिवली इस चीज़ को मतलब डाल रहा है कि मतलब 16 किलोमीटर के दायरे में आप किसी के पास भी जाके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लीजिए ताकि जो एविडेंसेस आप कलेक्ट कर पाएंगे वो कर सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा हम डिस्टेंस डाल देंगे यहाँ पर तो उससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने का जो टाइम पीरियड होगा उस बीच में हो सकता है कि जो एविडेंस वो कलेक्ट कर सकते थे पुलिस ऑफिसर वो ना कर पाएँ, ठीक है। सो विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, जहाँ पर ऑफेंस को कमिट किया गया है उसके 16 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में, बाय एनी अदर registered medical practitioner acting at the request of a police officer, again not below the rank of a sub inspector, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, same चीज़ है जो हमने 53 के अंदर पढ़ा था, to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose, again the same thing. Subsection 2, the registered medical practitioner conducting such examination shall, mandatory है medical practitioner के ऊपर, without delay, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, examine such person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely the name and address of the accused and of the person by whom he was brought। जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अरेस्टी को लेके आया जाएगा जिसके ऊपर ये एक्यूजेशन लगे हैं कि उसने रेप कमिट किया है, तो बिना किसी डीले के जल्दी से जल्दी उसके एग्जामिनेशन को चालू करना है और जो रिपोर्ट बनेगी उसमें ये सारे के सारी चीज़ों को मेंशन करना है। पहली चीज़ क्या बोलती है कि एक्यूज का नाम और उसका एड्रेस, साथ ही साथ किस पर्सन के द्वारा उस एक्यूज को लाया गया है उसका नाम, ठीक है। सेकंड है आपका द एज ऑफ द एक्यूज्ड की एज क्या है। थर्ड है मार्क्स ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है, कोई भी उसके ऊपर इंजरीज वगैरह इन्फ्लिक्ट की गई हैं कि नहीं, किसी प्रकार का इंजरी उसके ऊपर मिला है कि नहीं, ये सब भी। फोर्थ कहता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द एक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग,
ठीक है, मतलब जो भी मेडिकल रिपोर्ट जो बनाया गया है उसमें जो भी उसके डीएनए को कलेक्ट करके जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो रिपोर्ट, एंड अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, मतलब किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो आपने मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करके कलेक्ट की है जिसको हम एविडेंस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको उस रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। सबसेक्शन 3, द रिपोर्ट शैल स्टेट, शैल अगेन मैंडेटरी, प्रिसाइजली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। ठीक है, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। अब जो आपका सबसेक्शन 3 है इट रिलेट्स टू सेक्शन 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, क्या बोलता है सेक्शन 51? इट सेज, मैं लिख देता हूं यहां पे, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। इसकी लैंग्वेज कहती है whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant। मतलब अगर आपने ये रिपोर्ट तैयार किया, आप इस कंक्लूजन पे आए कि मतलब जो फीमेल थी जिसका रेप उस बंदे ने जिसका रेप उस बंदे ने किया है, उसके बॉडी से जो भी आपने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं वो इसी के बॉडी से मैच करते हैं, तो आपको रिपोर्ट में जस्टिफाई करना पड़ेगा। दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, आपको एक रीजनिंग देनी पड़ेगी कि आप किस प्रकार से इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं कि दोनों की मतलब जो आपने मतलब उस फीमेल से जो भी मतलब सैंपल कलेक्ट किए हैं वो उसी इंसान के सैंपल्स हैं जिसका आपने मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है। ठीक है, सो दिस वाज सबसेक्शन 3। नाउ लेट्स कम डाउन टू सबसेक्शन 4। The exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आपने मेडिकल एग्जामिनेशन उस रेप एक्यूज्ड की कब शुरू की, जिसने मतलब रेप, जिसके ऊपर ये एक्यूजेशन लगा है कि उसने रेप कमिट किया है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन आपने किस टाइम पे शुरू की है, किस डेट पे शुरू की है, आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, ताकि ऑब्वियसली जो मतलब ये चीज़ यहाँ पर इंश्योर किया जा सके कि टाइमली मैनर में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ that the medical examination was conducted in a timely manner। ठीक है, सबसेक्शन 5, the registered medical practitioner shall without delay, again mandatory without delay, forward the report to the investigating officer who shall forward it to the magistrate referred to in section 173 as part of the documents referred to in clause A of subsection 5 of that section। ठीक है, यहां पर आपका जो सबसेक्शन 5 है ये बोलता है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, जब वो रिपोर्ट बना देगा तो जितना जल्दी हो सके वो रिपोर्ट भेजा जाएगा टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और वो सेम रिपोर्ट ट्रांसफर किया जाएगा टू द मैजिस्ट्रेट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 173 सबसेक्शन 5A। ठीक है, सेक्शन 173 सबसेक्शन 5A। अब जो ये रिपोर्ट होती है ना, जो ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है सेक्शन 53 के अंदर, ठीक है, इस रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है। रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय प्रोसिक्यूशन as an evidence during the course of trial। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 है ये उन डॉक्यूमेंट्स की बात करता है जिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाय करता है एट द टाइम ऑफ ट्रायल, जिससे वो उसको प्रोसिक्यूट करेंगे या फिर एज एन एविडेंस उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जो प्रोसिक्यूशन है उसको वो सारे के सारे रिपोर्ट्स मैजिस्ट्रेट को भेजने पड़ते हैं मेंशन करते हुए कि हम इन रिपोर्ट्स को बेस करेंगे, इन रिपोर्ट्स पे रिलाय करके जो एक्यूज्ड है उसके प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इन एविडेंसेस को यूज़ करेंगे। एंड साथ ही साथ सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 के अंदर जो रिपोर्ट्स भेजे जाते हैं उनकी एक कॉपी एक्यूज्ड को भी जाती है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 207 ऑफ CRPC। यहां पर बात करता है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड। समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यहां पर यह है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स को
सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 के वर्चू पे भेजे जाएंगे टू द मैजिस्ट्रेट, जिसमें प्रोसिक्यूशन रिलाई करेगा और रिलाई करके एक्यूज को प्रोसिक्यूट करेगा, मतलब बेसिकली उन एविडेंसेस को यूज करेगा टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज। तो उन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी सेक्शन 207 के वर्चू पे एक्यूज को भी भेजी जाएगी ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके, ठीक है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, क्लियर है आपको याद होगा जब मैंने आपको सेक्शन 162 पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि मतलब उसमें एक एक्सेप्शन है। हमने सेक्शन 162 में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था सेक्शन 162 के अंदर कि आपका जो भी आप जिस भी प्रकार के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस पर सिग्नेचर नहीं लिया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। क्यों नहीं लिया जाएगा? बिकॉज यहाँ पर एक अनड्यू प्रेशर बन जाएगा स्टेटमेंट मेकर के ऊपर कि अगर मैंने इस पर सिग्नेचर कर दिया तो हो सकता है मेरे स्टेटमेंट को मेरे अगेंस्ट में यूज़ कर लिया जाए बाद में, ठीक है। एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट होता है। तो सेक्शन 162 ये कहता है कि आप सिग्नेचर नहीं लेंगे, लेकिन हमने पढ़ा था इसका एक एक्सेप्शन भी है, सेक्शन 297 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो जो आपका सेक्शन 297 ऑफ सीआरपीसी का जो एक्सेप्शन था वो आपको सेक्शन 53A के अंदर भी मिल जाएगा एंड द सेम गोज विद सेक्शन 53, ठीक है। जो आपका सेक्शन 54 का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है इसको यूज़ किया जाता है बाय द पुलिस ऑफिसर टू इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ डिटेंशन, ठीक है। ये एक जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि मतलब अरेस्टी का एक प्रकार का राइट है, स्टैचुटरी राइट है। मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ स्टैचुटरी राइट, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट में आप एक केस लॉ लिख लीजिए, 53A से रिलेटेड है। इट इज प्रकाश निषाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज 2023 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 2023 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इट वॉज ऑब्जर्व दैट samples collected in medical examination, मैं शॉर्ट में एम ही लिख दे रहा, in medical examination shall be sent to the laboratory as soon as possible so as to avoid possibility of contamination or diminishing of value of the sample, ठीक है। यहाँ पर ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ऑब्जर्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द सैंपल्स कलेक्टेड इन मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी सेंट टू द लैबोरेटरी एज सून एज पॉसिबल सो एज टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन और डिमिनिशिंग ऑफ वैल्यू ऑफ द सैंपल। मतलब बेसिकली जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है सेक्शन 53A के अंदर, ठीक है, तो जो सैंपल्स होते हैं उसको लैबोरेटरी में जितना जल्दी हो सके आप भेज दीजिए ताकि उन सैंपल्स की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो ख़त्म ना हो जाए। आपने रिपोर्ट बनाया वो तो ठीक है, लेकिन वो जो सैंपल है उसका भी मतलब आपको रखना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू उसको बचा के रखना है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो सके या उसकी वैल्यू जो डिमिनिश ना हो सके। इसके लिए जैसी मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए, जो भी आपने सैंपल कलेक्ट किए थे मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड पे, उसको लेबोरेटरी में जितना जल्दी हो सके आप भेज दीजिए, ठीक है। सो वी आर डन विद सेक्शन 53A एंड 54। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन 54A से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।